हेलो एवरीवन, नमस्कार। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर सॉलिड स्टेट रिएक्शंस। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कौन सी है और किस तरह से ये होती है और किस तरह से मटेरियल फॉर्म होता है, किस तरह से नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक मोटर पिस्टन है जिसमें Fe2O3 और TiO2 के सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, आपस में उनका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके बाद उनके रिएक्शंस हो रही है, तब Fe2TiO5 बन रहा है। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट्स की रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन वो कौन सी प्रोसीजर है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में रिक्वायर्ड होंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, स्टार्टिंग मटेरियल, यानी जब भी हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो जो सॉलिड होंगे वो किस तरह के हैं, क्या वो रॉक के फॉर्म में है, क्या वो मिनरल के फॉर्म में है, या फिर वो पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ये देख के और फिर हमको रिएक्शन स्टार्ट करानी होगी। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं, वो जो आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, उनकी स्टोक्योमेट्री नोन होनी चाहिए, एक्यूरेटली नोन होनी चाहिए, और वो प्योर होने चाहिए, उनमें कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, और वो रिएक्टिव भी होना चाहिए। तो एक आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो एक्यूरेटली स्टोकियोमेट्री वाला हो, प्योर हो और रिएक्टिव हो, तभी सॉलिड स्टेट रिएक्शन ठीक तरीके से हो सकती है। तो इस तरह के मटेरियल में कभी कभी कुछ मटेरियल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें जिनमें जो एटम या ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर उनमें हो, या ऐसे एटम जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर हो, तो ऐसे मटेरियल की जो स्टोकियोमेट्री और प्यूरिटी है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इम्प्योरिटी उसके अंदर आ सकती है मॉइस्चर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि जो कि रिएक्ट करते हैं, तो उनके रिएक्टिविटी की वजह से इम्प्योरिटीज आ सकती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंस स्टेट मिक्स्ड होती है, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये यहाँ सावधानी रखने की बात होती है स्टार्टिंग मटेरियल के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल में जो रिएजेंट्स लेंगे हम, वो ड्राई होना चाहिए। उन रिएजेंट्स को ड्राई करने के लिए टेम्परेचर देना होगा ट्रायल एंड एफर्ट मेथड के थ्रू। और जब हम टेम्परेचर देंगे और सैंपल यानी रिएजेंट हमारे ड्राई हो जाएंगे, तब उनको डेसीकेटर में रखा जाएगा। ये है हमारा डेसीकेटर, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा डेसीकेटर। ये ग्लास का बना एक चेम्बर होता है, और ये जार के जैसा दिखाई दे रहा है आपको। और इस चेम्बर में यहाँ नीचे की तरफ जो होता है, ये यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल डाल दिया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसलिए जनरली आपने देखा होगा, अगर आपने ये डेसिकेटर देखा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि चौक के पीसेस डाल दिए जाते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ यहाँ ऊपर जो भी सॉलिड हमने लिया है वो एक क्रूसिबल में रखा जाएगा, और यहाँ नीचे
यहाँ नीचे जिस सॉलिड का को ड्राई किया गया है उस सॉलिड के मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राई होने के बाद भी अगर कोई 1% मॉइस्चर अगर रह जाता है उसके अंदर, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जाएगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो इस तरह से डेसिकेटर अपना काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम MgAl2O4 का सिंथेसिस करते हैं, जहाँ मैग्नीशिया और एल्यूमिना स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में उपयोग होंगे, इन रिएजेंट्स को पहले फिक्स्ड अमाउंट में वे किया जाएगा और उसके बाद इनको ड्राई किया जाएगा। इनको ड्राई करने के लिए 200 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनको देंगे और यह टेम्परेचर कुछ घंटों के लिए इन रिएजेंट्स को देना होगा ताकि ये ड्राई हो जाए और इसके बाद इनको डेसिकेटर में रख देंगे। तो इस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल्स का हम चयन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स की, कि रिएक्टेंट्स को हम मिक्स कैसे करेंगे। तो क्या है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में हो, तभी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो ये करने के लिए कि रिएक्टेंट आपस में कांटेक्ट में हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि रिएक्टेंट सैंपल्स के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। यदि रिएक्टेंट सैंपल्स के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो ये रिएक्टेंट आपस में ठीक तरह से मिक्स्ड हो जाएंगे और माइल्ड हो जाएंगे। ये मिक्सिंग और माइल्डिंग की प्रोसेस मैन्युअली की जा सकती है, जिसके लिए मोर्टार और पेस्टल की ज़रूरत पड़ती है। ये डायग्राम हमने बताया है मोर्टार और पेस्टल का। ऊपर वाला ये जो गोल सा दिख रहा है ये है मोर्टार, ये मोर्टार, और ये है पेस्टल, पेस्टल जिसको हम हिंदी में ओखली, ओखली और क्या बोलेंगे इसको, मूसल बोलते हैं। तो ओखली और मूसल, तो इसकी सहायता से मैन्युअली हम दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स्ड करेंगे, माइल्ड करेंगे। माइल्ड करने के लिए बॉल मिलिंग एक बेस्ट मेथड होती है जिसके द्वारा माइलिंग की जा सकती है। इस मेथड के अंदर मिक्सचर, जो रिएक्टेंट के मिक्सचर्स हैं, इनको एक रोटेटिंग कंटेनर में रख दिया जाता है और एक साथ रख दिया जाता है और इसके अंदर कुछ बॉल्स डाल दी जाती हैं, जैसे कि अगेट की बॉल। ये आपको एक स्टोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्टोन कहलाता है एगेट स्टोन। हिंदी में इसको बोलते हैं सुलेमानी पत्थर। ये पत्थर बहुत स्ट्रांग होता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो इसका उपयोग माइलिंग यानी वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको महीन पाउडर में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये रोटेटिंग कंटेनर में इसको डाल देंगे, ये पीसने का काम करेगा। इसको बोलते हैं एगेट, एगेट स्टोन। अब इस कंटेनर को रोटेट करेंगे और ये जो रोटेशन रहेगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, यानी कुछ देर तक इसको रोटेट करते रहेंगे। अब टम्बलिंग मोशन के थ्रू क्या होगा, टम्बलिंग मोशन जो होगा उसके थ्रू ये जो एगेट बॉल हैं, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स रहेंगे, उनके साइज को बड़े से छोटा कर देगा, यानी उनको महीन पाउडर में कन्वर्ट कर देगा।
टम्बलिंग के थ्रू। कौन करेगा? ये एगेट बॉल्स करेंगी, तो उसको महीन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से रिएक्टेंट्स की मिक्सिंग हो जाएगी। अब आते हैं अगला स्टेप, जो कि कंटेनर सिलेक्शन का स्टेप है। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले कंटेनर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमको किन सॉलिड की रिएक्शन करानी है और कौन से कंटेनर्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ऐसे कंटेनर उपयोग किए जाएं जो इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करते हो। जैसे आपको एक मेटल याद हो रहा आ रहा होगा जो ज़्यादा रिएक्शन किसी से करता नहीं है, वो है प्लेटिनम। आजकल प्लेटिनम की ज्वेलरी भी बन रही है क्योंकि कम रेट पे। और एक मेटल है जिसकी ज्वेलरी बनती है, वो है गोल्ड। गोल्ड भी जो होता है, ये भी एक इनर्ट मेटल होता है, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करता है आसानी से। तो ऐसा हमको कंटेनर चूज करना है जो इनर्ट हो, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो जो सॉलिड रिएक्टेंट है उन्हीं से रिएक्ट कर लेगा और हमारी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने एक ये प्लेटिनम का मेटल आपको दिखाया है। गोल्ड तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए गोल्ड हमने दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन प्लेटिनम थोड़ा रेयर है इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है। तो इनर्ट कंटेनर आपको यूज़ करना है। अब ये जो इनर्ट कंटेनर रहेंगे, ये जनरली इसका यूज़ बोट्स में होता है, जो नाव होती है वहाँ पे होता है, क्रूसिबल बनाने में होता है। क्रूसिबल आप जानते हैं, अगर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपने काम किया हुआ है और अगर आपने मफल फर्नेस पर काम किया हुआ है तो आपने क्रूसिबल देखा होगा। मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे दिया है, ये वाला, ये है क्रूसिबल। तो ये क्रूसिबल जो होती है हायर टेम्परेचर को बेयर कर लेती है, सिलिका की बनी हुई होती है और ये हायर टेम्परेचर को आसानी से बेयर कर लेती है, इसीलिए इस क्रूसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ये क्रूसिबल जो है इनर्ट मटेरियल से बनी होती है। प्लेटिनम एक इनर्ट मटेरियल है, लेकिन प्लेटिनम कभी कभी लिथियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेटिनम इन चीज़ों से रिएक्ट करता है। ठीक उसी तरह गोल्ड, गोल्ड प्लेटिनम से भी ज़्यादा इनर्ट मेटल है। Al2O3, SiO2, ग्लास, ग्रेफाइट, ये सब से क्रूसिबल बन सकती है या बनाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूसिबल SiO2 यानी सिलिका की बनी होती है, ग्लास की भी बनाई जा सकती है, एल्यूमिना की भी बनाई जा सकती है, ग्रेफाइट की भी बनाई जा सकती है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले कंटेनर्स है जो क्रूसिबल में यूज़ किए जाते हैं और इनसे सल्फाइड्स और नाइट्राइड्स के सिंथेसिस होते हैं। तो इस तरह से वाइजली, चतुराई से कंटेनर सिलेक्ट करना होता है। तो अब रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराने के लिए एक फायर शेड्यूल बनाना पड़ेगा और इस फायर शेड्यूल के अंदर हमको ये बताना पड़ेगा कि हम कितने समय के लिए कितनी हीट उन रिएक्टेंट्स को देंगे ताकि लार्ज स्केल में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो इसके लिए हीटिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसके कारण स्मूथ डिकम्पोजिशन हो जाए। यहाँ पे मेल्टिंग और वोलेटाइजेशन को अवॉइड करना पड़ेगा। मेल्टिंग से मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं हमको टेम्परेचर उनको इतना देना है कि वो मेल्ट ना हो, अपनी ओरिजिनल स्टेट ना खोएं। और वोलेटाइजेशन का मतलब वो वोलेटाइल ना हो, का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे आपने कुछ लिक्विड देखे हैं, जैसे कि पेट्रोल देखें,
आप पेट्रोल को रूम टेम्परेचर पर ही अगर बाहर रखेंगे तो वो थोड़ी देर में इवापोरेट हो जाएगा, पूरा वोलेटाइल हो जाएगा, इसको बोलेंगे वोलेटाइजेशन। तो सॉलिड जो रिएक्टेंट हैं इनको इतना ही टेम्परेचर देना है कि वो वोलेटाइल ना हो। तो हमको वो ही टेम्परेचर अप्लाई करना है जिस पर ये जो रिएजेंट हैं आपस में एक पर्टिकुलर टाइम स्केल के लिए रिएक्ट कर जाएं। और ये जो रिएक्शन होगी ये एयर की प्रेजेंस में होगी या फिर ये एक फर्नेस ट्यूब के अंदर कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक ये फर्नेस का डायग्राम हमने यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही एक ये स्कीमेटिक डायग्राम फर्नेस का दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फर्नेस के अंदर रिएक्शन को करवाया जाएगा। अब ये जो हीटिंग प्रोग्राम है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्ट हमको बनाना है और रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे MgO और Al2O3, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, ये दोनों इनर्ट मटेरियल होते हैं और बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टरी मटेरियल है और आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इनको जो है 1200 से 1200 यानी 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे रिएक्ट कराना होता है, तब जाके इनकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। तब MgO और Al2O3 का जो मिक्सचर है वो एक फर्नेस में डायरेक्टली रख दिया जाता है और उससे उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम चारों स्टेप्स सॉलिड स्टेट रिएक्शन के लिए बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।